आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है, और फिर अगर ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वह क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, तो अब हम जो करंट की अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी दो टाइप होती है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रखा है हमने। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके ना दो टाइप होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ओके, और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस किसको करेंगे, हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर, उसके बाद हम डायरेक्ट करंट के बारे में बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, देखिए, अल्टरनेटिंग करंट एक जो करंट है हमारे पास, उसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं। देखिए, करंट के पास डायरेक्शन भी होती है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, क्योंकि हालांकि डायरेक्शन होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होता, वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होती है। क्लियर तो देखिए, इसमें कहता है कि अल्टरनेटिंग करंट के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज द वन whose magnitude changes continuously with time and direction changes periodically। अतः टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहे और डायरेक्शन भी उसकी पीरियोडिकली चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास, चलिए साथ साथ हम उसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। फिर हम बताएंगे ग्राफ की हेल्प से कैसे। देखो, डायरेक्ट करंट हमारे पास क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude may or may not be change, may or may not be change, और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं which whose magnitude does not changes। ठीक है, चलिए हम ऐसा ही लिख देते हैं उसको, whose magnitude does not changes with time and direction remains same, direction remains same is known as direct current। ठीक है, मीन्स हमारे पास दो करंट, जिनमें एक अल्टरनेटिंग करंट है और एक क्या है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट उसको कहा गया है जिसका कि मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे टाइम के साथ और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। डायरेक्ट करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी। देखिए, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं,
AC और इसको बोलते हैं DC, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अब हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि किस तरह से वो चेंज होते हैं मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। देखिए हमने 4 ग्राफ बनाए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC एंड DC। 4 अलग अलग ग्राफ बना रखे हैं हमने। किस किस के बीच में बनाए हैं ग्राफ? देखिए टाइम और I, T फॉर टाइम, टाइम और I मीन्स करंट के बीच हमने ग्राफ बनाए हैं। देखते हैं। देखिए अब हमें चारों में ये बताना है कि कौन AC है और कौन DC है। ये वाला हमारे पास टाइम के साथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर डायरेक्शन चेंज, फिर इंक्रीज डिक्रीज फिर डायरेक्शन चेंज, है ना। तो ये जो है AC है। कैसे? मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है लगातार और डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल T टाइम हो जाता है, इसके बाद फिर से कैपिटल T, फिर से कैपिटल T, मीन्स एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? पहला ग्राफ AC के लिए है। दूसरे में क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज। देखिए टाइम के साथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, 0, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। ये भी तो वही सिचुएशन है सेम। तो ये भी हमारे पास क्या है? AC है। इस वाली फॉर्म को भी क्या कहेंगे? भाई करंट हो सकता हो इस हिसाब से चेंज हो रहा हो कि ग्राफ ऐसा है, हो सकता हो ऐसे चेंज हो रहा हो। ठीक है, ये वाला देखिए टाइम के साथ करंट चेंज, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? ये DC है। इस वाले में देखिए मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है। इसको हम जनरली DC भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर इसको ज्यादा करेक्ट क्या बोलेंगे? यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो 4 ग्राफ हमने देखे। ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ आता है? साइन फंक्शन का ग्राफ आता है। साइन T रेशियोज पढ़े ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमने। तो ये वाला जो हमारे पास ग्राफ आता है साइन फंक्शन का आता है। ठीक है, कोसाइन का ग्राफ, साइन का, तो ये साइन का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले को साइनोसोडियल, साइनोसोडियल वेव हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉइल होती है ना, कॉइल, हम AC जनरेटर पढ़ेंगे आगे कि जब कॉइल रोटेट, जनरेटर होता है ना उसमें क्या होती है? कॉइल होती है, उसको जो हीट इंजन उसमें लगा होता है वो क्या करवा रहा होता है? रोटेट करवा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे में जब कॉइल रोटेट करती है ना तो उसमें जो EMF इंड्यूस होती है या जो करंट इंड्यूस होता है जनरेटर में, वो इसको फॉलो करता है, साइनोसोडियल को। इस वाले ग्राफ को फॉलो नहीं करता। तो ये वाला AC नहीं हमारे लिए, ये वाला AC होता है। ठीक है, तो आगे हम इसमें बात समझ में आई ना? ये भी AC है, ये भी AC है। लेकिन जब कॉइल हमारे पास जनरेटर में रोटेट करती है ना तो ये वाला फॉर्मेशन आता है हमारे पास साइनोसोडियल उसमें। ठीक है, ये वाली वेव फॉर्म नहीं आएगी हमारे पास। तो AC ये भी है, ये भी है, लेकिन हम कौन सा पढ़ेंगे? ये वाला AC। ये भी DC है एक तरह से, ये भी DC है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल बोल दीजिए या इसको क्या बोल देते हैं? DC बोल देते हैं। ओके, चलिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। देखिए हमने कहा कि अल्टरनेटिंग करंट इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा। तो जब कॉइल उसमें रोटेट होती है, किसमें? जनरेटर में कॉइल होती है ना, तो देखिए EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन ए जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होगी वो क्या होती है? वो होती है E0 साइन ओमेगा T। इस इक्वेशन को इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, मींस ये इक्वेशन ये वाली वेव फॉर्म बनाएगी हमारे पास। कैसे? हम देखते हैं। पहली बात तो हमारे पास अगर EMF ये है तो एक तरह से ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये
एक ही तो चीज होती थी ना हमारे पास, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक करंट निकालना हो तो इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग ओम्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहां से लिखा ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना, तो ई नोट बाई आर क्या होगा, एक्चुअली वी बाई आर है ये, तो वी बाई आर क्या होता है, आई, तो ई नोट बाई आर है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई नोट। तो इक्वेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो जो आई है ना वो ई को आर से डिवाइड करने के बाद आया है, मीन्स ई से कम है। इसीलिए देखो जो ये डार्क लाइन से दिखाया हुआ जो ग्राफ है ना, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थोड़ा सा जो ज़्यादा है जिसका एम्पलीट्यूड जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है हमने, वो क्या है हमारे पास, ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ईएमएफ से कम मिलेगा हमारे पास क्या, ये हमारा करंट। अब जरा देखें इसको कि इसमें ये मैथमेटिकली कैसे इसको फॉलो कर रहा है। हमने ये वेव फॉर्म तो पढ़ी होगी 9th क्लास में, साउंड वेव में हमने पढ़ा होगा फेज वगैरह क्या होता है, और ये जैसे यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक एक वेव बनती है ना, इस एक वेव के कंप्लीट होने का जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलते हैं। तो यहाँ आधा हो जाएगा t/2, यहाँ उसका 1/4 t/4 हो जाएगा t का। ठीक है, यहाँ 3t/4 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एंगल्स 0 π/2 एंगल बोलिए या फेज बोलिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π। ठीक है, तो देखो अगर मैं कहूँ, चाहे तो हम एंगल के टर्म में चल लें, चाहे हम किसी के टर्म में चलें, तो अगर मैं एंगल की टर्म में चलता हूँ तो देखो ओमेगा टी हमारे पास पूरा क्या है, ये जो है ये एंगल है। ठीक है, अगर एंगल है तो देखिए इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, देखिए वहां पे π/2 है ना, तो आई क्या हो जाए, मैं आई की बात कर लेता हूं, आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी की जगह π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है ना इसमें यहाँ ये आई नॉट ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। करंट यहाँ 0 है या मैक्सिमम है, यहाँ 0 यहाँ नेगेटिव में मैक्सिमम है, या फिर 0 है। ठीक है, तो करंट की जो वैल्यू है वो, अगर मैं 0 डिग्री, देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, फेज क्या है 0, तो मैं यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 क्या होता है 0, तो आई क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जहां भी चाहूं, देखिए अगर मैं देखिए पाई की बात करता हूं, अगर इसको टाइम वाला हिसाब से देखें ना तो देख लीजिए कि हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ टी इज इक्वल टू, और लगा के इसी को वो कर रहे हैं, इफ टी इज इक्वल टू t/4, तो ये वाला t/4 हो जाएगा, या फिर ये वाला कह दीजिए आई वाली इक्वेशन में, ये जो मर्जी, तो आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा। देखिए ओमेगा होता है 2π/t, अगर आपको ठीक से याद होगा पढ़ा हुआ पीछे का, तो ओमेगा होता है 2π/t। ठीक है, तो यहाँ से साइन ओमेगा हो जाएगा 2π/t, और स्मॉल, देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ओमेगा की जगह 2π/t और स्मॉल टी की जगह कैपिटल T/4, टी से टी कट गया, देखिए 2 2 दूनी 4, क्या ये आई नॉट साइन π/2 फिर से आ गया, और ये आई इज इक्वल टू आई नॉट हो गया। कहने का मतलब ये चाहे टाइम पीरियड की फॉर्म में चलिए, चाहे इसको एंगल की फॉर्म में लेके चलिए। अब करंट इसमें देखें, इफ टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/2, मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए ना, देखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह कर दूँ 2π/t और t की जगह कर दूँ t/2,
T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास I नॉट साइन 180 आ गया। ठीक है, साइन 180 हमारे पास जो आया है वो साइन 180 जीरो होता है। साइन 180 क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। साइन 180 निकाल सकते हैं इजिली? नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो हमारे पास यहां पे करंट की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। ऐसे यहां निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आएगी नेगेटिव में, ये वाली फिर से जीरो आ जाएगी। तो सही किया ना हमने, T/2 ओके, और ओमेगा होता है 2π/T, 2 से 2 कट गया। हाँ ठीक है, पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली अल्टरनेटिंग ईएमएफ को। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तभी तो अल्टरनेटिंग करंट होगा ना। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं है तो अल्टरनेटिंग करंट कहां से आएगा? पहले ईएमएफ होती है, उसी की वजह से करंट होता है। तो जब कॉइल रोटेट करती है ना, फ्लक्स पढ़ा है हमने इजीली, तो जो कॉइल उसमें फ्लक्स फील्ड में रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, अगर हम इसमें ना आई के बारे में जानना चाहें तो आई क्या है? एक तरह से ये इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम स्मॉल टी, किसी भी टाइम टी पे ये आई करंट है। और आई नोट क्या है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और ओमेगा क्या है? एक तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स को हम देख सकते हैं इसमें। ये क्या क्या है? आई नॉट, ओमेगा, और स्मॉल टी क्या है? कोई भी टाइम, किसी भी इंस्टेंट का। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, और तो इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसी। ओके, सबसे पहले तो इसका जनरेशन बहुत चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। जनरेशन ऑफ एसी इज low in cost, or we can say that is cheap, सस्ता होता है, मतलब ज़्यादा बिना खर्चे किसका जनरेशन हो जाता है। दूसरा होता है कि जब हम पावर जहाँ जनरेट करते हैं, ठीक है, वहाँ से दूसरी जगह पे क्या करना? ट्रांसमिट करना, वो एसी का आसान होता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ईजली। देखिए, वर्ल्ड वाइड 90% ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ एसी। एसी की फॉर्म में पावर ट्रांसमिशन होता है लगभग। ठीक है, डीसी को ट्रांसमिट करना आसान नहीं है, एसी को ट्रांसमिट करना इजी है, सस्ता होता है, इसलिए लगभग सब ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन होते हैं एसी फॉर्म में होते हैं। तीसरा इसमें हम ये कह सकते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना इजी है, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। एसी can be converted easily into DC।
ठीक है, बट डीसी कैन नॉट बी easily converted into AC। सीधा सा मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो इतना आसान है नहीं है। और एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका ये बेनिफिट है। क्लियर, तो बस यही है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं किसके, एसी के, जो हम डीसी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। कैसे, देखो जो हमारे पास डीसी होता है ना, वो इतना हार्मफुल नहीं है। देखो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। डीसी के कंपैरिजन में जो एसी होता है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, उससे एसी से हमें शॉक लग सकता है, तो वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, ड्यू टू इट्स फ्लक्चुएशंस। क्लियर।